हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी लतीफ़्स एकेडमी। आई होप आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर अच्छा हुआ होगा और आप लोगों ने अपने लास्ट स्कोर से इम्प्रूव किया होगा। जैसा कि आपको ये भी पता है कि आपके एग्जाम में अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आपके पास जो ये एक वीक बचा हुआ है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रूशल होने वाला है। इस वीक में आपको कुछ चीज़ें करनी है जो आपको बार बार हम अपने चैनल पे बता रहे हैं। आपने सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपने खुद को ओवर स्ट्रेस नहीं करना। आपने अपनी स्लीपिंग आवर्स को रिड्यूस नहीं करना। आपने इस वीक में अच्छा खाना है, अपने खाने-पीने पे बिल्कुल फ़ोकस करना है, हेल्दी खाना है, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को सही करना है। प्लस आपने इस पूरे वीक में जो है पॉज़िटिव लोगों के साथ रहना है। आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स को अपने अंदर दाखिल होने से रोकना पड़ेगा। आपको बिल्कुल नेगेटिविटी ना तो खुद स्प्रेड करनी है, ना नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब करना है। तो ये सब चीज़ों का आपको इस पर्टिकुलर वीक में काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी फिज़िकल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का और अपने वेल-बीइंग का। और ये जो पर्टिकुलर वीक है, इसमें आप खुद को कैसे मैनेज करेंगे, ये आपके फाइनल स्कोर्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है, आप उसी को रिवाइज़ करिए, फाइनल टच दीजिए, कॉन्सेप्ट कहीं कुछ छूटा है उसको देख लीजिए। लेकिन इस पॉइंट पे जर्नली एडवाइज़ ये किया जाता है कि आप नए टॉपिक्स को अब ना उठाएँ। अब तक आपने जितना पढ़ा है आप उसी को अच्छे से रिवाइज़ करिए, उसी को टच कीजिए, उसी को जो फिनिशिंग टच है वो दे दीजिए। लेकिन अभी आप अवॉइड कीजिए कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई नए टॉपिक्स उठाना, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, जैसा कि आपको ये भी पता है कि हम हर मॉक टेस्ट के एंड पे मैथमेटिक्स पोर्शन का एनालिसिस लेते हैं। तो आज का जो मॉक टेस्ट आया था, उसका जो लेवल हमने सेट किया था वो मॉडरेट किया था। पहले और दूसरे मॉक टेस्ट को हमने एवरेज करके पेपर लिया था, ताकि एक बैलेंस्ड व्यू जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो। तो इस पेपर में मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी स्टूडेंट्स से वो 6 से लेकर 8 मार्क्स के बीच में रहेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा जो बच्चा करेगा तो उसने मैथमेटिक्स को अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो आइए फटाफट अब क्वेश्चन वाइज देखते हैं कि हमारे पास आज हमने पेपर में क्या-क्या आया था और आप लोगों ने कैसे उसको सॉल्व करना था। पहला क्वेश्चन जो है आई होप कि सब लोगों ने किया होगा जिन्होंने ये चैप्टर को टच किया है। एक बेसिक सा क्वेश्चन था डेफिनेशन के बेसिस पे, इसमें कोई सॉल्व करने वाली चीज नहीं थी कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है कांस्टेंट फंक्शन का, या दूसरे वर्ड्स में एक कांस्टेंट का, अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है एक कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट आप लीजिए, ठीक है, 3, 4, 5, 10 ये कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा। जिन लोगों को याद है उन्होंने डायरेक्टली जीरो लिखा होगा कि कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और कॉन्सेप्चुअली क्या इस चीज के पीछे आइडिया है, आइडिया ये है कि आपको पता होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल होता है जिससे हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली आपको पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, हम एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारे पास हो, उसमें हम किसी एक पॉइंट पे अगर चेंज देखना चाहे, किस फंक्शन का चेंज क्या है, जिसको हम टेक्निकली इंस्टेंटेनियस चेंज भी बोलते हैं, तो उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। जब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होती तो इसका कोई डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, बिकॉज कांस्टेंट जो है इस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होती, ये हर बार एक ही वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। तो बाय डेफिनेशन, या अगर आप लोगों ने याद भी रखा होगा या आप लोगों ने डेरिवेटिव को समझा होगा, तो दोनों तरीकों से आप इसको जीरो ही लिखेंगे कि कांस्टेंट की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, बिकॉज इसमें जो वैल्यू है वो चेंज एफ ऑफ एक्स का नहीं होता। ठीक है, तो ये बिग बेसिक सा क्वेश्चन था, जो जिनको बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में आइडिया होगा उन्हें आराम से क्वेश्चन किया होगा, तो इसको आप सिंपल क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन था, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन किया है उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है। जिन लोगों ने नहीं किया वो यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी का ही, सॉरी परमुटेशन, जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक एक्सटेंशन है कॉन्सेप्ट का। वो क्या है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस द ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग अ सम ऑफ 7। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हमने पूछे थे, हमने क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी निकालना या प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट निकालना। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स इन फेवर का क्या कॉन्सेप्ट है ये, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमने दो डाइस जो है वो इकट्ठे हम फेंक रहे हैं, हम दो डाइस को इकट्ठे फेंक रहे हैं, तो हमें ऑड्स अगेंस्ट निकालने हैं कि जो सम है वो 7 आएगा।
अभी आप ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स इन फेवर को छोड़ दीजिए, आप बस मेरे साथ ये निकालिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सम 7 आएगा। यहाँ तक तो आप सब लोग कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, आपको पता है कि हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा 36, ये हमने बार बार किया हुआ है। और हमारे पास इवेंट क्या है, इवेंट आप मान लीजिए कि सम जो है वो 7 आएगा। तो आपको वो वैल्यूज देखने हैं कि 7 किस किस पे आएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट। तो 7 तभी आएगा जब मेरा डाइस रिटर्न करेगा या तो 1 और 6 और इसका उल्टा 6 और 1, या तो 2 और 5 उसका उल्टा 5 और 2, या तो 3 और 4 उसका उल्टा 4 और 3। दैट इज इट, इसके बियॉन्ड में नहीं जा सकता। अगर मैं वापस 4 और 3 करूं, मैंने लिखा हुआ है 5 2 लिखा हुआ है, सो ऑन। तो मेरे पास खाली 6 पॉसिबिलिटीज है जिनमें मुझे सम ऑफ 7 आएगा। तो मैं अगर आपसे कहूं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 क्या है, तो आप सिंपली बोलेंगे मुझे 7 की प्रोबेबिलिटी है 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। और अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी क्या है कि 7 नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे 30/36 विच इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, यहां तक आई होप किसी को कोई डिफिकल्टी कॉन्सेप्चुअली नहीं होगी। लेकिन अभी एक नई चीज जो आपके सामने है, ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे किसी इवेंट का ऑड्स इन फेवर निकालना हो, ठीक है, फेवर यानी अगर मुझे इसका इन फेवर निकालना हो, इन फेवर का मतलब ये होता है कि मेरे पास रेशियो क्या है हैपनिंग का, इवेंट के होने का, हैपनिंग ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ नॉट हैपनिंग का। तो अगर मैं कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो दो चीजें, या तो वो होगी या नहीं होगी। तो अगर मुझे ऑड्स इन फेवर निकालना है तो मुझे रेशियो ऑफ हैपनिंग डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ नॉट हैपनिंग निकालना है। और अगर मुझे ऑड्स अगेंस्ट निकालना है तो मुझे रेशियो ऑफ नॉट हैपनिंग अगेंस्ट हैपनिंग निकालना है। यानी इसके अगेंस्ट 7 पढ़ने के अगेंस्ट कितने चांसेस है। तो इस इंस्टेंट केस में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 7 पढ़ने की कितने चांसेस है, मुझे और अगेंस्ट निकालना है। मेरे पास 7 पढ़ने के कितने चांसेस है 1/6, और 7 ना पढ़ने के कितने चांसेस है 5/6। तो सिंपली मेरा जो आंसर होगा इन दोनों का रेशियो होगा विच इज इक्वल टू 5:1। अब दूसरे वर्ड्स में इसको ये भी बोल सकते हैं कि 7 पढ़ने के चांसेस जो है वो 1 है एज कंपेयर टू 7 ना पढ़ने के चांसेस 5 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर, जो कि प्रोबेबिलिटी का एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया है काफी अच्छा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट काफी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो निकालना था वो था ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग ऑफ 7। अगर ये क्वेश्चन इन फेवर होता तो हमारा आंसर 1:5 होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बायनोमियल थ्योरम से है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ y इन एक्सपेंशन इज, ठीक है, तो कैसे करते हैं हम ये क्वेश्चन, आपको पता है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी टर्म है जिसमें हमारे पास y आएगा। ठीक है, हमें y चाहिए। तो आपको पता है जनरल टर्म क्या होगी इस एक्सपेंशन की, 5cr y² 5 - r, और c अपॉन y जो है इसके जो पावर आएगा वो r आएगा। ये आपको पता है, कोई बाइनोमियल टर्म की जो है एक्सपेंशन ये होती है। अब हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म है, कौन सा r है, ठीक है, जहां पे मुझे y जो है वो सिंगल पावर पे मिलेगा, बिकॉज मुझे कोएफिशिएंट ऑफ y चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, आप बस y पे फोकस कीजिए, बिकॉज जो y की पावर 1 चाहिए। तो ये हो गया y, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दिखाया हुआ है 10 - 2r डिवाइडेड बाय yr। ठीक है, उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया y 10 - 3r। तो अब मुझे बस ये चाहिए कि y की पावर जो है 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, बिकॉज मुझे y का कोएफिशिएंट चाहिए। तो 10 - 3r इज इक्वल टू 1, 9 इज इक्वल 3r विच इंप्लाइज r इज इक्वल 3। तो इसका मतलब जैसे ही मैं r की पावर 3 दूंगा, जैसे ही मैं r की जो वैल्यू है वो 3 दूंगा इस पूरे टर्म में, तो मेरा जो y है वो 1 हो जाएगा। तो उसी का मुझे कोएफिशिएंट चाहिए। अब सिंपली मुझे क्या करना है, r की वैल्यू जब 3 आ गई, मुझे r की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इस एक्सपेंशन में। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा।
तो मेरा आंसर आएगा 5c3y², 5 माइनस 3 2 ही आएगा। c/y मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, r की वैल्यू 3 निकाली थी, उन्हें 3 डाल दी। तो अब सिंपली जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर रहेगा। 5c3 का मतलब क्या होगा आपको पता है, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो कि बचेगा मेरे पास 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। ये 10 y4 c3 y3, तो मेरा आंसर आ गया 10c3y। ठीक है, ये आना था, y हमेशा 1 ही आता है क्योंकि हमने 1 ही निकाला था, तो मेरा आंसर आएगा 10c3। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का तीसरे टाइप का क्वेश्चन मेरे पास बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन था। ये लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स से क्वेश्चन निकाला था और ये बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन माना जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक टैक्सी का जो चार्ज है वो इस तरीके से है कि अगर तो 20 किलोमीटर बंदा चलता है तो उसको पैसे चढ़ते हैं 205, और 25 किलोमीटर पे पैसे चढ़ते हैं 255। ये बेसिकली एप्लीकेशन जो है लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का, उससे क्वेश्चन आया था। लेकिन इसका सिस्टम कैसे है चार्जिंग का, वो ऐसे है कि इसका फिक्स चार्ज भी है और इसका पर यूनिट चार्ज भी है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं फिक्स चार्ज को x मानूं और पर यूनिट को y मानूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर x मेरा फिक्स चार्ज है और पर यूनिट मेरे पास y है, तो x प्लस 20y इज इक्वल 205। बिल्कुल ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज। और अगर मैं दूसरे केस में देखूं, x प्लस 25y जो है वो 255 के बराबर है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, इनको माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे, ये 50 आ गया, ये 5y आ गया, y इज इक्वल 10 आ गया। y इज इक्वल टू 10 की वजह से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 आएगा। तो आपको क्या पता चला कि मेरे पास जो फिक्स चार्ज है वो 5 है और जो वेरिएबल चार्ज है मेरे पास 10 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 50 किलोमीटर के लिए कितना पैसा चार्ज करेगा। 5 तो करेगा ही बिकॉज ये फिक्स्ड है, और वेरिएबल करेगा 10 इंटू 50, 500, तो 505 रुपए जो है यहाँ पे इसका आंसर बनना चाहिए। तो सिंपल लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो है एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेट से पूछा गया था और ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट इसमें कुछ था नहीं करने वाला। क्वेश्चन ये है कि ना, होटल 60% had vegetarian lunch while 30% had non-vegetarian lunch, 15% had both types of lunch. If 96 people were present, then how many did not eat at all? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पे, कि अगर मेरे पास एक होटल में 60% लोगों ने वेजिटेरियन लंच किया है, वेजिटेरियन लंच लंच ओनली की बात नहीं हो रही, मतलब ये पूरा सेट जो है ये 60 का है, और 30% जो है नॉन वेजिटेरियन, मतलब ये पूरा जो है नॉन वेजिटेरियन है, ओनली नहीं लिखा है। 15% ने दोनों टाइप का लंच किया है, तो मेरे पास यहाँ सिंपली 15 आएगा। 15% ध्यान रखिए परसेंटेज में है। 60% ने वेजिटेरियन लंच किया तो यहाँ पे मेरे पास 45 आएगा। 45 कैसे, 60 माइनस 15 वेजिटेरियन ओनली, और यहाँ पे मेरे पास 15 आएगा, 30 माइनस 15। ठीक है, तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि टोटल मेरे पास गैदरिंग में 96 लोग थे। अब हमें बताइए कितने लोगों ने खाना खाया ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कितने परसेंट लोगों ने खाना जो है वो खाया है। तो वो मेरे पास हो गया 45, 15 और 15, ये मेरे पास हो गया 75%। इसका मतलब 75% लोगों ने खाना खाया है। तो उसका मतलब क्या हो गया, 25% लोगों ने खाना नहीं खाया है। आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट ईट एट ऑल। तो आप निकालेंगे 96 का 25%। ठीक है, ये 4 से हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपका जो है ये जो वेन डायग्राम आपने सही से बना ली, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने होप कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो अगर आप देखें तो ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लॉन्ग कट से जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा उसमें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 2 साल के लिए। तो ये क्वेश्चन सब लोगों ने फॉर्मूला से ही किया होगा, जैसे लॉन्ग कट लिया होगा उसको काफी टाइम लगा होगा और फिगर्स भी उसकी कॉम्प्लिकेट हो गई होगी। आपको पता है डिफरेंस जो है 2 साल के लिए किसके बराबर होता है,
डिफरेंस अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के लिए निकालो तो इसके बराबर होता है PR²/100²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिंपली आपने यहाँ पे यूज करनी थी। डिफरेंस मेरे पास कितना है अभी 96 P मेरे पास 15,000, 100² का मतलब 102 बार, और R² से मुझे R निकालना है। ठीक है, ये तो चले जाएंगे, अगर 50 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास R² सिंपली इक्वल टू होगा 96 इंटू 2/3। 3 से करेंगे इसको तो 3 3s are 3 2s are 64 हो गया, तो R² इज इक्वल 64 हो गया, माइनस को इग्नोर करेंगे, R इज इक्वल 8। ठीक है, तो ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से बार बार पूछा जाता है या पूछने के चांसेस है। डिफरेंस 2 साल का और 3 साल का भी पूछ सकते हैं, उसके भी फॉर्मूला मैंने आपको बताई है, वो आप वहां से देखेंगे। तो ये 2 साल या 3 साल का जो है डिफरेंस बिटवीन एस एंड सी जो है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर पाओ, ये दोनों फॉर्मुलाज आप पढ़ के जाओ। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला याद होगी उसने ये किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट जो है इसको बोलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ये भी हमने आपको बताया हुआ है और डिटेल में समझाया हुआ है कि हम कब बोलते हैं कि 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। 2 पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बिकॉज 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। 3 पॉइंट्स के लिए ही कोलिनियरिटी का क्वेश्चन जो है वो बनता है। हम कब बोलते हैं कि 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, हमने 2 चीजें सीखी थी। पहला हमने बताया था कि अगर जो ट्रायंगल वो बनाएंगे उसका एरिया 0 होगा, बिकॉज अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है तो कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसका पहले डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, वो इक्वल होना चाहिए। जहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं है वो नहीं कर सकते। और एक तीसरा तरीका क्या है कि हम ये प्रूव करेंगे कि तीनों जो है एक ही लाइन पे है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो अब आपने कौन सा अप्रोच लिया होगा वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों तरीकों से क्वेश्चन हो जाता है। मैं यहाँ पे दोनों तरीके दिखाऊंगा ताकि जिस भी स्टूडेंट ने जो भी अप्रोच लिया हो उसको ये फील ना हो कि उसने गलत किया है। सबसे पहले हम कौन सा तरीका लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल करके। क्वेश्चन ने वही से दिया हुआ कि कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे 3 पॉइंट से, -5 और 1, 1 और P। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, वो भी फायदा है इसका। ठीक है, अब हमें पता है चूंकि कोलिनियर है तो ये लोग जो ट्रायंगल बनाएंगे वो उसका एरिया तो होगा नहीं, वो तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो आपको पता है ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2। स्टार्ट करेंगे इससे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे -5 से। तो -5 से जब स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, P -2, वो P+2 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद इस तरफ आएंगे, +1। उसके बाद क्या करेंगे, +1 जब मेरे पास आ गया, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके y कोऑर्डिनेट्स -2 -1, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। उसके बाद जब यहाँ पे आ गए उसके बाद इधर आएंगे 4 पे, तो इसके बाद क्या आएगा 1 - P, इसके y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बस ये मेरे पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब अगर एक कोलिनियर है तो ये जो एरिया है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये 1/2 का कोई वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, बिकॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मेरे पास बचेगा क्या फाइनली, मेरे पास फाइनली बचेगा -5P -10, ये हो गया -3 और इंटू 1 विच इज इक्वल टू -3, ये हो गया +4 और -4P। ठीक है, तो मेरे पास ये सब बच गया इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, ठीक है, तो अब सिंपली यहां से आप P की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां से बन गया। ये -5P और ये मेरे पास हो गया -4P, इसको साइड ले जाएंगे तो 9P हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ मेरे पास क्या बचा, 13, 13 में से 4 गया, -9 और P इज इक्वल टू -1। तो ये हमने एक तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं, और इससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी याद हो गया। दूसरा तरीका क्या है जो मैं कहूंगा इससे सिंपल है, लेकिन अगर आप लोगों ने वो किया होगा तो ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, ज्योमेट्री ऑफ अ लाइन। क्या मतलब है, हम कह रहे हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं, ये तीनों इसी पे होंगे। यहाँ पे मेरे पास है -5 और 1, और यहाँ मेरे पास है 4 और -2। अगर मुझे किसी तरीके से इस लाइन की इक्वेशन मिल गई मैं तो काम बन गया।
और आपको ये भी पता है कि 2 पॉइंट से हम लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी रिकॉल हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, यानी अगर आपको 2 पॉइंट दिए होंगे उससे आप एक लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया हुआ एक सिंपल तरीका है कि लाइन पे जो स्लोप है वो थ्रू आउट इक्वल होता है, बस आपने यहाँ स्लोप्स को कंपेयर करना है। स्लोप किस चीज को बोलते हैं, राइज ओवर रन, यानी बेसिकली चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, तो चेंज इन वाई कर लीजिए 1 माइनस वाई, चेंज इन एक्स माइनस 5 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप स्लोप निकाल लीजिए सिंपली, वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे 4 माइनस माइनस 5 विच इज इक्वल प्लस 9, ठीक है। 1 माइनस वाई माइनस 5 माइनस एक्स, ये हो गया माइनस 3 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, तो ये हो गया 1 माइनस वाई माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 3। यहाँ से सिंपली आप क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को निकालेंगे, तो वो हो गया मेरे पास 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और ये हो गया मेरे पास x पॉजिटिव में, बिकॉज ये सारा माइनस में है, पॉजिटिव में। अब इसको एक तरफ ले आए तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो जो लाइन की इक्वेशन बनी, इस लाइन की जो इक्वेशन मेरे पास बन गई, इससे आपने 2 पॉइंट फॉर्म भी सीख लिया, वो मेरे पास बन गई x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0, ठीक है। ये x, ये 3y, 5 माइनस 3 हो गया 2, यानी x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0। मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन बन गई। तो अब जो भी ये बोल रहा है निकालने के लिए वो निकाल लीजिए। अब मुझे पता चल गया कि जो लाइन की बात हो रही है वो लाइन है x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0। अब मुझे 1 और p का वैल्यू निकालना है। अब सिंपली x को 1 पुट कीजिए, p का वैल्यू आ जाएगा। तो y इज इक्वल -1। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि आप चाहे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के थ्रू करें या आप लाइन की इक्वेशन निकालें, आपका आंसर जो है वो सेम ही हमेशा निकलेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट सारे पते होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपको पॉइंट स्लो फॉर्म या टू पॉइंट फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये हमने क्लासरूम में डिस्कस किए हुए थे। मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मुलाज इसलिए दिखाए ताकि अगर किसी कैंडिडेट ने दूसरे तरीके से अप्रोच किया हो, उसको ऐसा ना लगे कि वैसे आंसर नहीं हो सकता था। आंसर आपका दोनों तरीकों से हो सकता था, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगा दोनों में से आप उसको वैसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आई वुड से ट्रिकी क्वेश्चन था, तो डिफिकल्ट नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले इसका आंसर करते हैं, फिर इसको समझेंगे भी। पहले सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालना काफी इजी होता है, समझना ही मुश्किल पार्ट होता है मेरे हिसाब से। देखिए ये कह रहा है कि इसका एक लाइन में आंसर हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच लेटर्स ऑफ वर्ड ओ ई जी ए। एक्चुअल क्वेश्चन जो था वो ओमेगा था, ओमेगा। मैंने इसको खुद ही चेंज करके ओ ई जी ए कर लिया, जहां से मैंने उठाया था क्वेश्चन वहां पे वर्ड था ओमेगा, बट मैंने इसको कहा कि थोड़ा और ट्रिकी करने के लिए इसको ओ ई जी ए करते हैं, ठीक है, ताकि 2-3 कॉन्सेप्ट मर्ज हो गया, 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो पाए, ठीक है। तो ओमेगा पे क्वेश्चन काफी इजी बनता था। अब जो क्वेश्चन आया है वो देखेंगे कि मुझे ये क्या कह रहा है कि ओएगा के 5 वर्ड्स है, मुझे इसको अरेंज करना है। अरेंजमेंट का मतलब परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, बट ओ एंड ए जो है वो एंड प्लेसेस पे होने चाहिए। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। मेरे पास 5 स्पेसेस है, बट 5 में से ये कह रहा है ओ और ए जो है वो एंड प्लेसेस पे होने चाहिए, तो इधर वो ऐसे होंगे और वो ऐसे होंगे। तो मेरे पास ओ और ए को अरेंज करने के कितने वेज आ गए, 2 या 2 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, हो गया ये कहानी खत्म। अब मेरे पास इसके बाद क्या बचा, ई ई जी, ठीक है। अब ई जी को अरेंज करने के कितने वेज है मेरे पास, आपको पता होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ई और ई मेरे पास रिपीट हो रहा है। तो इस सिंपली क्या होगा, इससे ये और ये कट जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल 6। तो ये हो गया मेरे पास आंसर। लेकिन पहले हम चीज को समझेंगे है क्या। आंसर आपको हो गया, तो अगर ओमेगा वाला क्वेश्चन होता तो क्या होता, तो आंसर होता 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, अगर ओमेगा वाला क्वेश्चन होता। वहां पे ये वाला फैक्टोरियल नहीं आता, बिकॉज वहां पे मेरे पास रिपीटेशन नहीं था। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे कि अगर मुझे देखना हो कि कौन से वेज है, तो आप मुझे वो 6 वेज लिख के देंगे, ये बस समझने के लिए, एग्जाम के हिसाब से तो हो गया आपका आंसर। 6 वेज कौन से है, कैसे 6 वेज निकलेंगे। आपको पता है कि
और ए को लास्ट प्लेस पे रखना है, तो उनको तो मैं छेड़ नहीं सकता। मुझे सिंपली चेंज क्या करना है, ई ई जी को। तो मेरे पास पहला वे बनेगा ई ई जी, दूसरा वे बनेगा ई जी ई, तीसरा बनेगा जी ई ई। ठीक है, ये तीन वेज हो गए। और सिमिलरली अगर मैं ए को इधर ले आऊं और ओ को इधर ले आऊं, तो वो तीन और तीन छह वेज हो गए। ठीक है, वो कैसे आएगा, और ऐसे करके फिर से मैं जस्ट मैं ओ और ए को रिप्लेस करूं तब भी वो एंड पे ही आ रहे हैं। ठीक है, बाकी बीच वाला जो है मेरा सेम रहेगा, तो इस केस मेरे पास छह वेज जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पे जो दो तीन कॉन्सेप्ट है वो प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशंस के यूज हो रहे हैं और ये आप लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने मैक्सिमम ने किया होगा, लेकिन मुझे लग रहा है नन ऑफ दी से कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन की आंसर तो निकाला होगा इसका। पहले समझिए कि इसका क्या मतलब होता है, एफ ओ जी एक्स का क्या मतलब होता है। इसको हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी कभी पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब होता है। मेरे पास जो फंक्शन दिया गया था एफ ऑफ एक्स दिया गया था 1/1 - x। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी को। और मेरे पास g ऑफ x जो है वो दिया गया था x-1/x। अगर यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x या f ऑफ g x नहीं होता है, फिर क्वेश्चन होता है f ऑफ 2, तो आप लोग क्या करते, ये आपको पता ही है कि इसका मतलब ये होता है कि मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए 2 पे, तो आप सिंपली f ऑफ x में जो है जहां पे भी आपको x दिखेगा वहां पे आप 2 डालते, ऐसा ही करते। f ऑफ x मेरे पास क्या है 1/1 - x, तो आप 1/1 - 2 लिखते। f ऑफ 3 होता तो आप x की जगह 3 डालते। f ऑफ 4/3 होता तो x की जगह 4/3 डालते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी क्या है f ऑफ g ऑफ x, यानी आपको जहां पे भी f ऑफ x में x दिखे वहां पे आप फंक्शन सब्स्टिट्यूट करो g ऑफ x, ये इसका मतलब। एफ ऑफ 2 का मतलब जैसे है कि आपको जहां पे भी एफ ऑफ एक्स में एक्स दिखे वहां आप 2 डालो। सिमिलरली एफ ओ जी एक्स का मतलब ये है कि जहां भी एफ ऑफ एक्स में आपको एक्स दिखे वहां आप जी ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। मेरे पास फंक्शन है 1/1 - x। तो एफ ऑफ एक्स में जहां भी x है वहां पे मैं g ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट मींस 1/1 माइनस। ठीक है, अब x की जगह मैं क्या डालूंगा x-1/x, यानी g ऑफ x डालूंगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया x-x+1 -x+1 अपॉन x विच इज इक्वल टू 1/1/x, ये हट गया, विच इज इक्वल टू x। तो इसका आंसर जो है वो x था। अब x का ही सोल्यूशन में था नहीं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो तीन कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डाला था। ये भी इजी क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो क्वेश्चन था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा इसके लिए कि मैट्रिसेस को हम कब बोलते हैं मल्टीप्लाइबल, दे आर फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम तब बोलते हैं, क्या हमारे पास इसका बेसिक था, ये मैंने पढ़ा है क्लासरूम में। अगर मुझे मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स में ये भी समझा था कि मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम चीज नहीं होती मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ये आपको याद होगा, जो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर मुझे ए इंटू बी जो है मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे आर फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, क्या ये मल्टीप्लाइबल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि तभी फिट होते हैं व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये पढ़ा था कि जो पहला है उसकी कॉलम जो दूसरे के रोज के इक्वल होने चाहिए, बिकॉज हम मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करते, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो जब मेरे पास ये होगा तभी मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है से 3x4, 3 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स के साथ। वो मैं तभी कर सकता हूं जब यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स 4 है, तो इस मैट्रिक्स के जो रोज है वो 4 होने चाहिए, ये तो 4 होने चाहिए। यहाँ पे इनटू कुछ भी हो, 4 क्रॉस कुछ भी हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4 क्रॉस कुछ भी लिख देता हूं अल्फा, यहाँ पे कुछ भी हो।
बट ये मैट्रिक्स दो जो है वो फिट फॉर मल्टीप्लीकेशन है, बिकॉज इसके कॉलम्स जो है इसके रोज के इक्वलेंट है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या होगा मेरे पास ऑर्डर, वो होगा 3 क्रॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 1 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो ये 3 होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए फिट कब है, जब ये कॉलम और ये रो मेरे पास इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है उसने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब क्या क्वेश्चन था कि मेरे पास पहले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, ये टर्म्स की कोई रिलेवेंस नहीं है, ये उसका कुछ मतलब नहीं है। मेरे पास पहला जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2, 3 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, इसको मैंने इनटू किया है किसी मैट्रिक्स ए के साथ, मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता। मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है, रिजल्टेंट वो आया है 3 क्रॉस 3। अब मुझे इतना पता है कि मल्टीप्लिकेशन तभी हुआ होगा मैट्रिसेस का जब यहाँ पे जो ये कॉलम्स है वो इसके रोज के इक्विवेलेंट हो, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 होगा मेरे पास। ठीक है, अब क्रॉस किससे करूं, सिंपल सी बात है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस जो यहाँ पे होगा 3 क्रॉस 3, तो ये 3 मेरा यहाँ से उठ के आ गया। तो इसका मतलब जो मेरे पास ये मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर हमेशा 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा 3 क्रॉस 3 है। तो ये ऐसे है बेसिकली, ये है 3 क्रॉस 2 इस मैट्रिक्स का, और ए का मेरे पास है 2 क्रॉस 3। ये यहाँ से हमने चेक कर ली इसकी जो फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ये मेरा ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसका मेरा आंसर हो गया 2 क्रॉस 3। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से अपियर होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, और हम लोगों का जो अभी तक साथ रहा वो बहुत अच्छा रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही मेहनत करेंगे और आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।